बेटियां बाजार नहीं जाती। सुनिए, सर्दी बहुत बढ़ गई है। राधा का स्वेटर फट गया है, आज बाजार से आते हुए ले आना। पिछले कई दिनों से राधा बिना स्वेटर पहने जा रही है। हाँ, याद रहा तो लेता आऊंगा। तुझे पता है ना, आजकल दुकान पर बहुत काम रहता है, इसीलिए बाजार में निकलना नहीं हो पाता। सीधा दुकान से घर आ जाता हूँ। अरे कोई इतनी ठंड ना पड़ रही है जो तू रोज सुरेश का सिर खाती रहती है, और ज्यादा ही है तो कुछ दिनों की छुट्टी करवा दे इसकी। घर पर थोड़ा चूल्हा चौका भी सीख जाएगी। माँ जी, राधा की परीक्षा चल रही है, अभी इसकी छुट्टी नहीं दिलवा सकती। बापू, अगर आप मेरा स्वेटर नहीं ला सकते तो मैं माँ के साथ बाजार चली जाती हूँ। हम बाजार से स्वेटर खरीद लाएंगे। छोरी क्या बोल रही है, कुछ पता भी है? बहू कुछ सिखाए इसे। बता, हमारे घर में बेटियां बाजार नहीं जाती। अगर ज्यादा बोलेगी तो इसका स्कूल जाना भी बंद करवा देंगे। खुद इसे लाली लिपस्टिक लगाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो बेटी को सिखाएगी। पर दादी, सूरज भी तो बाजार जाता है, उसको तो पापू नया स्वेटर दिलवा भी लाए। अगर सूरज बाजार जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? राधा सुन बिटिया, तू अभी स्कूल जा। शाम को तेरे बापू बोल रहे हैं ना, तेरे लिए स्वेटर ले आएंगे। जा, वरना तेरी परीक्षा को देरी हो जाएगी। राधा उदास मन से भाई सूरज के साथ स्कूल जाती है। सर्दी की शुरुआत थी, पर सुबह के समय मौसम ठंडा था। राधा की क्लास में सभी लड़कियों ने स्वेटर पहन रखे थे, पर राधा ही थी जिसने स्वेटर नहीं पहना था। राधा, तुम आज फिर बिना स्वेटर के आई हो? तुम्हारा भाई सूरज तो रोज स्वेटर पहनकर आता है, फिर तुम क्यों स्वेटर नहीं पहनकर आती हो? ये तो बहुत गलत बात है। मैडम जी, बापू को बोला है, वो बाजार से लाते ही नहीं है, मना कर देते हैं। अगर तुम्हारे बापू के पास समय नहीं है तो तुम अपनी मम्मी को बोलो, वो तुम्हें स्वेटर दिलवा लाएंगी। मैडम जी, हमारे घर में बेटियां बाजार नहीं जाती, ऐसा बापू दादी और दादा कहते हैं। राधा की बात सुनकर टीचर एक पल के लिए चौंक गई। फिर राधा का मासूम उदास चेहरा देखकर टीचर कुछ नहीं बोली। अगले कुछ दिनों तक राधा के लिए घर में कोई भी स्वेटर नहीं लाया। फिर एक दिन राधा जब स्कूल से घर लौटी तो उसने एक स्वेटर पहन रखा था। ए छोरी, ये स्वेटर कहाँ से पहन कर आई है? किसने दिलाया? तेरा बापू तो बाजार से खरीद कर लाया नहीं। क्या तू बाजार गई थी? सच बोल। राधा, ये किसका स्वेटर पहना हुआ है? क्यों झूठ बोल रही है बहू? तू जरूर चोरी छिपे से बाजार ले गई होगी। ऐसे ही थोड़ी हवा में ये स्वेटर आ गया। माँ, ये स्वेटर टीचर जी मेरे लिए लाई हैं। इतने दिनों से मैं स्वेटर पहनकर नहीं जा रही थी, इसलिए टीचर जी खरीद लाई। अरे ऐसे कैसे? वो तेरे लिए स्वेटर खरीद कर ला सकती है? अभी जाकर बात करता हूँ। क्या वो हमें नीचा दिखाना चाहती है? क्या इस घर के मर्द मर गए हैं जो अब एक गैर टीचर तेरे लिए स्वेटर खरीद कर लाएगी? सुनिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं कल ही इस स्वेटर के पैसे टीचर जी को दे आऊंगी। आप ऐसे मत जाओ ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर। पत्नी मालती रोकती रही, पर राधा के पिता ने एक नहीं सुनी और गुस्से में भरा सीधा टीचर के पास जा पहुंचा। उस समय टीचर विद्या स्कूल से बाहर निकल ही रही थी। ओ मैडम, ये लो पकड़ो अपना दिया हुआ स्वेटर। मेरी बेटी के लिए इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में औरतों को बाजार जाने की इजाजत नहीं है। हमारे घर में मर्द ही बाजार से सब कुछ खरीद कर लाते हैं। इससे पहले कि मैडम विद्या कुछ कहती, सुरेश स्वेटर फेंक कर वहाँ से चला गया। ये तो खाली स्वेटर की बात थी, पर अक्सर ही बहुत सी परेशानियों का सामना मालती और उसकी बेटी को करना पड़ता था। शादी के समय मालती के मायके वालों को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में कर रहे हैं जहाँ पर बेटियों को लेकर आज भी वही पुरानी सोच चली आ रही है कि बेटियों को घर में रखा जाए। मालती जानती थी कि राधा की पढ़ाई बस 8वीं तक ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि उसके बाद उसे शहर जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। मालती के पास बस 2 साल थे, उसके बाद उसकी बेटी की जिंदगी उसी की तरह चूल्हा चौके में बीतने वाली थी और उसके कुछ सालों बाद बेटी की शादी। पर मालती अभी इस बारे में राधा को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि राधा के सपने बहुत बड़े थे। राधा रात को सोते समय अपनी माँ से उन सपनों के बारे में बात करती थी। माँ, देखना, जब मैं बड़ी होकर शहर में रहकर खूब पढ़ाई लिखाई कर लूंगी ना, तो मैं भी ढेर सारे पैसे कमाऊंगी और तब मुझे घर में कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें बाजार लेकर जाऊंगी, तुम्हें नई नई साड़ी खरीद कर दूंगी। बस मुझे बड़ा होने दो और शहर में पढ़ाई करने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। हाँ बिटिया, मैं तो यही चाहूंगी कि तेरा सपना जरूर पूरा हो। चल अब सो जा, कल स्कूल भी जाना है ना। राधा की बातें सुनकर मालती की आंखों से आंसू बह गए। समय कई साल आगे बढ़ गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली थी। वो थी बेटियों के बाजार जाने पर रोक लगाने की। अरे शहर से बड़ी डॉक्टर बनकर आ गई है, तो क्या हम तेरे कहने पर अपने सालों से चले आ रहे नियम को तोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जितने दिन के लिए भी यहाँ आई है, उतने दिन यहाँ रहे और वापस शहर चली जा। राधा, रहने दे बिटिया,
हम तो बस तेरी भाभी की गोद भराई के लिए आए थे, वरना मैं तो तुझे यहाँ लाने ही वाली नहीं थी। माँ, दादी को दवाई की जरूरत है। मैंने बापू से जो दवाइयाँ मंगवाई थी बापू गलत लाए हैं। मुझे खुद ही मेडिकल स्टोर जाना होगा और वहां से सारी दवाइयाँ लानी होगी। वैसे भी मैं मैडम जी से मिलने जा रही थी, इसलिए बाजार होती आऊंगी। कैसी कमबख्त है ये, बिल्कुल नहीं सुनती। कल भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों माँ बेटी अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। संध्या बहू, मैंने कहा था ना अपनी गोद भराई के फंक्शन में मत बुला। हमें वापस गांव नहीं आना चाहिए था। राधा का भविष्य बनाने के लिए ही तो मैं इस घर से अपने रिश्ते नाते तोड़ गई थी। अपने मायके चली गई थी ताकि इसके नाना नानी के घर रहकर ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। माँ, मैं चाहती थी कि आने वाले बच्चे को अपनी दादी माँ का आशीर्वाद मिले, अपनी बुआ का प्यार मिले, इसलिए मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया। राधा देख, तू आ तो गई है, पर फिर से अपनी मनमर्जी मत चला। तुझे पता है हमारे घर में बेटियां बाजार नहीं जाती, तो ये बात तो तुझे अब इतने सालों में समझ आ जानी चाहिए थी। मैं तो हैरान हूँ, मेरा भाई भी इन सब में साथ देता है। मुझे तो लगा था कि तू बदल गया होगा, पर तू बिल्कुल नहीं बदला। खैर, हम सिर्फ भाभी की गोद भराई तक यहाँ रुके हैं, उसके बाद मैं माँ को लेकर वापस शहर चली जाऊंगी। चलो अब तुम सब ये चीज छोड़ो, कल बहू की गोद भराई है, उसकी भी तैयारी करनी है। सूरज, सुरेश, जाओ गांव वालों को निमंत्रण दे दो। अगले दिन घर में चहल पहल थी। आंगन में रंगोली बनी थी, ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे और बहू संध्या की गोद भराई का दिन था। सबके चेहरे पर खुशी थी। अचानक संध्या को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बहू, अब 7वें महीने में बच्चा पैदा करेगी? बताओ तो 9 महीने भी पूरे नहीं कर पा रहा बच्चा। काकी, ऐसा हो जाता है, कभी कभी बच्चा 7वें महीने में हो जाता है। आप प्लीज मुझे भाभी को देखने दो। माँ, भाभी को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल? तुझे पता नहीं है छोरी, हमारे घर की बेटियां बाजार नहीं जाती हैं। तू अपनी भाभी को लेकर बाजार कैसे जाएगी? बाबूजी सही कह रहे हैं, इस घर की बहू बेटी बाजार नहीं जाएगी। जो होगा घर पर होगा। मैं घर पर ही डॉक्टर को ले आता हूँ। पर डॉक्टर साहब तो शहर के बाहर गए हुए हैं। मैं कल ही हॉस्पिटल गई थी बहू को लेकर। काकी, आप अपनी बेटी बहू को बाजार ले जाती हो, आपके घर में कोई मना नहीं करता? बेटी, हम तो गरीब लोग हैं, सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो हमारे घर की तो बेटियां बाजार चली जाती हैं। सबके चेहरे उतर चुके थे। राधा दीदी, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे होते हुए आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा भाभी। आज इस घर की बेटी बाजार जाएगी। सूरज, गाड़ी की चाबी दे। मैं कह रही हूँ सूरज, गाड़ी की चाबी दे। उस दिन कोई बीच में नहीं आया और खुद ही माँ मालती और अपनी भाभी संध्या को अस्पताल ले गई और उसके बच्चे को बचा लिया था। उस दिन मालती के सास, ससुर, पति और बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो सब गलत थे। आज अगर राधा न होती तो शायद संध्या और उसके आने वाले बच्चे की जान पर संकट आ सकता था। राधा भी जानती थी कि आज उसमें जो हिम्मत आई थी वो उसकी माँ मालती की कोशिश की वजह से ही संभव हुआ। अगर मालती उसे बचपन में ही मायके न ले जाती, राधा ना पढ़ती लिखती, तो शायद आगे भी कई सालों तक बेटियों को बाजार जाने पर रोक लगी रहती। गौरी अपने पिता के लिए रोटी बना रही थी। अचानक चूल्हे की लकड़ी से उसका हाथ जल गया और वो चिल्ला पड़ी। पिता रामलाल दौड़ा दौड़ा आता है। बेटी का जला हुआ हाथ देखकर घबरा जाते हैं। गौरी बिटिया, तू क्यों ये सब कर रही है? मैं बना तो रहा था रोटी बिटिया। बापू, मैंने सोचा तुम रोजाना खुद से रोटी बनाकर खा रहे हो, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए रोटी बना रही थी। बापू, तुम रोजाना माँ के हाथों की रोटी खाते थे, गरम गरम रोटी बनाती थी ना माँ। तुम कितने शौक से 4 रोटी खा जाते थे बापू, पर जब से खुद से रोटी बनाने लगे हो तुम 1 रोटी भी नहीं खाते हो। मैंने सोचा आज मैं रोटी बनाऊंगी तो तुम अपनी बेटी के हाथों की भी 4 रोटी खा जाओगे। बापू, इसी वजह से मैं रोटी बनाने लगी। अपनी बेटी गौरी की मासूम बातें सुनकर रामलाल की आंखों से आंसू बह गए। मेरी बेटी कितनी सयानी हो गई है, कितनी समझदारी वाली बातें करने लगी है। पर बेटिया, अभी तू छोटी है, ये सब काम मैं कर लूंगा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तभी रामलाल का दोस्त किशन, जो शहर में रहता था, उससे मिलने आ जाता है। देख रामलाल, मैं जानता हूँ सरला भाभी को गए हुए 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोस्त होने के नाते तुझे एक सलाह दूंगा कि तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि गौरी अभी छोटी है, उसे माँ की जरूरत है, तू समझ रामलाल। दोस्त की बात मानकर रामलाल ने अपनी बेटी गौरी के भविष्य की खातिर दूसरी शादी कर ली ताकि गौरी को माँ का प्यार मिल सके। पर रामलाल ये नहीं जानता था कि वो गौरी के लिए माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ ले आया है। रामलाल की दूसरी पत्नी शोभा बहुत ही चालाक स्वभाव की थी। आते ही उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। शोभा अपने साथ एक मोबाइल फोन लेकर आई थी जिस पर वो घंटों बात करती रहती थी।
अरे पूछ मत, बस शादी के बाद कितनी व्यस्त हो गई हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। अभी अभी घर के सारे काम निपटा कर बैठी हूँ और तेरा फोन उठाया। अरे हाँ, मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुबह से फोन करी, पर क्या करूँ, घर के काम ही खत्म नहीं होते। शोभा अपनी सहेली से बात कर रही थी और रामलाल उसे बार बार आवाज लगा रहा था। शोभा, मुझे रोटी बांध दे तो मैं काम पर चला जाऊँ, बहुत देर हो गई है। हेलो सुन मालती, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ बस थोड़ी देर लगेगी, फिर मैं तेरे से तसल्ली से बात करूंगी। शोभा ने गुस्से में फोन काटा और रामलाल पर बरस पड़ी। जरा देर के लिए अपनी सहेली से फोन पर बात करने क्या बैठ गई? तुमने परेशान कर दिया। अरे मेरी सहेली क्या सोच रही होगी कि मेरे ससुराल में मुझे कोई फोन पर बात ही नहीं करने देता। रोटी लेकर जानी थी तो गौरी को कह देते कि तुम्हारे लिए रोटी सेक देती। शोभा, कल गौरी की परीक्षा है, वो पढ़ाई कर रही है। सारी मुसीबत की जड़ गौरी की पढ़ाई है। गौरी कल कोई परीक्षा नहीं देगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर के सारे काम करूँ और वो महारानी बनकर अपनी पढ़ाई करे। शोभा गुस्से में गौरी के पास गई और उसने उसकी किताबों को छीनकर फेंक दिया। गौरी रोने लगी, पर शोभा की आंखों में गुस्से के अंगार भड़क रहे थे। कान खोलकर सुन लो, अगर गौरी ने पढ़ाई की तो मैं पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि मेरा पति मुझे मारता है और बेटी भी साथ में मिली हुई है। मुझ पर अत्याचार होते हैं, फिर तुम दोनों बाप बेटी सारी उम्र जेल में रहोगे। फिर देखते हो तुम्हारी बेटी पढ़ाई कैसे कर पाती है। चाहते हो मैं ऐसा कदम उठाऊं? इसीलिए चुप रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है। तू भी सुन ले, आज के बाद घर के सारे काम तू करेगी, मैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। रामलाल कुछ नहीं कर पाया। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी गौरी पर आ गई। इसी बीच शोभा माँ बनी और उसने बेटी को जन्म दिया। अब शोभा अपनी बेटी कोमल की परवरिश में लग गई और इधर गौरी पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। दिन भर गौरी घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी पढ़ाई करती। रामलाल मजबूर था, कुछ नहीं कर सका। समय बीता और गौरी बड़ी हो गई। वही तो मैं चाहती थी कि वो पढ़ाई ना करे, पर बड़ी चालाक निकली। रातों को बैठकर उसने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। देख शोभा, मैं तेरा भविष्य साफ देख रही हूँ। अब गौरी शादी लायक हो गई है। जैसा कि तू बता रही है, गौरी ने घर पे रहकर कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली, तो फिर तो ये लड़की बहुत चालाक है। देख, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, रामलाल को अब गौरी की शादी करनी होगी। इससे पहले कि रामलाल गौरी की शादी के लिए पैसा जोड़े, उससे पहले ही तुझे कोई उपाय सोचना होगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे तू गौरी की शादी रोक सकती है, वरना गौरी की शादी हो गई तो वो अपनी माँ के सारे जेवर और बाकी रुपया पैसा लेकर ससुराल चली जाएगी। फिर तू अपनी बेटी के साथ हाथ मलती रह जाना। नहीं, मुझे बता कि मैं क्या करूँ जिससे गौरी की शादी रुक जाए। तो सुन, तू सबको कहना शुरू कर दे कि हमारे घर में बेटियां ससुराल नहीं जाती। अगर कोई भी हमारे घर की बेटियों से शादी करता है तो उनके साथ अपशगुन हो जाता है। जो भी हमारी घर की बेटियों से शादी करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस ऐसा कुछ बोलकर तू सबको भड़का दे, सब गांव वालों के मन में वहम डाल दे ताकि कोई भी तेरे घर रिश्ता लेकर। मालती की बात सुनकर शोभा की आंखों में चतुराई भरी चमक आ गई और उसने अगले ही दिन से पूरे गांव में अपने ही परिवार के बारे में झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी। मैं तो उसकी माँ हूँ, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी गौरी से जोड़ना चाहती हो, पर बहन मैं तुम्हारे साथ गलत भी नहीं कर सकती। हमारे घर में बेटियों को ससुराल नहीं भेजा जाता। हमारे पूर्वज बेटियों के विवाह के सख्त खिलाफ थे। बस इतना पता है कि जब भी हमारे घर की कोई बेटी अपने ससुराल गई तो उसके कदम पड़ते ही पूरे ससुराल का सर्वनाश हो गया। ऐसा बुरा होता है कि मैं मुंह से बोल भी नहीं पा रही हूँ। बस इतना समझ लो कि हमारे घर की बेटियों से दूर रहो, हमारे घर से रिश्ता मत जोड़ो। तुम सच ही कह रही हो बहन, वरना कौन अपने घर की बेटियों के बारे में ऐसा बोलता है। जरूर तुम्हारे घर में बेटियों को ससुराल भेजने में अपशगुन होते होंगे। हम तो भाई दूर ही रहेंगे ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने से। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें पहले ही बता दिया, वरना हम तो तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे थे। बस ऐसे ही सबको अपने घर से रिश्ता जोड़ने से दूर रखना है ताकि गौरी की शादी ना हो और वो सारी जिंदगी हमारे पास नौकरानी बनकर रहे और मेरी बेटी कुछ सालों में बड़ी हो जाएगी। तब मैं धूमधाम से खूब पैसा लगाकर उसकी शादी करूंगी। शोभा बहुत खुश थी, उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अब सब शोभा के घर रिश्ता जोड़ने से कतरा रहे थे। रामलाल को सच पता चल चुका था कि ये सब शोभा ने किया है। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, पर शोभा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात सब गहरी नींद में सो रहे थे। शोभा अपने कमरे का दीपक बुझाना भूल गई और अचानक कमरे में लगे पर्दे में आग लग गई और आग धीरे धीरे फैलने लगी। उस रात रामलाल घर पर नहीं था, वो अपने दोस्त से मिलने शहर गया हुआ था। शोभा चिल्लाने लगी। गौरी ने जब शोर सुना तो वो अपने कमरे से उठकर बाहर आई। आग बहुत बढ़ चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। माँ चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। कोमल तू खिड़की के पास आ, जल्दी आ मेरी बहन, इधर आ, घबरा मत, अपनी बहन के पास आ। गौरी ने कोमल को तो खिड़की से बाहर ले लिया, पर शोभा अभी भी कमरे में फंसी हुई थी। कमरे में आग बढ़ गई थी। बेटी अगर तुम कमरे में गई तो तुम भी जल जाओगी।
कहा कि मेरी माँ मुसीबत में है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी माँ के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। कहा कि आप कोमल को संभालो, मैं माँ को बचाती हूँ। गौरी की बात सुनकर शोभा की आंखें भर आई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। धुआं बढ़ने की वजह से शोभा कुछ ही देर में बेहोश हो गई। गौरी हिम्मत करके कमरे में गई और किसी तरह से शोभा को बचा कर ले आई। इस कोशिश में गौरी का हाथ भी जल गया। शोभा ने पूरे गांव वालों के सामने गौरी से माफी मांगी। गौरी बेटिया, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने पूरे गांव में झूठी अफवाह फैला दी कि हमारे घर की बेटियां ससुराल नहीं जाती। मैं आप सब गांव वालों के सामने गौरी से माफी मांगती हूँ। मैंने आप सबसे झूठ बोला था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि गौरी सारी उम्र कुंवारी रहे। घर में नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी मैं इसे। मैं नहीं चाहती थी कि एक भी पैसा इसकी शादी में लगे। मेरी सहेली ने मेरे मन में बुरे विचार भर दिए थे। गौरी ने आज मेरी जान बचाई तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं कितना गलत कर रही थी। गौरी, मुझे माफ कर दे बिटिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने तो बेटी का फर्ज निभा दिया, पर मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पाई। शोभा और गौरी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार गौरी को एहसास हुआ कि वो अपनी माँ के गले लग रही है। कुछ समय बाद बहुत अच्छे घर का रिश्ता गौरी के लिए आता है और शोभा एक माँ का फर्ज निभाते हुए खुशी खुशी गौरी को उसके ससुराल विदा करती है। Thanks for watching.